नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे पर मंथन कर उसे दिशा देने की कोशिश करते हैं। एक समय था जब देशवासियों का पेट भरने के लिए अनाज बाहर से आता था। लाखों भूखे लोगों के लिए विदेश से आने वाला अनाज ही एकमात्र सहारा था। ऐसे में वैज्ञानिकों और किसानों की युगलबंदी ने आगे आकर मोर्चा संभाला और अनाज उपजाने के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना दिया। देश के अन्न भंडार भर गए और हम देशवासियों को भूख की समस्या से निजात मिली। लेकिन इसके आगे की कहानी बहुत मायूस करने वाली है। किसान ने अन्न उपजाया पूरी मेहनत से, लेकिन जो अनाज उसने हमें दिया उसका काफी बड़ा हिस्सा यानी हजारों करोड़ रुपए का अनाज हम नष्ट कर बैठते हैं। किसान ने हमारे अन्नागार तो भरे, लेकिन हमने उसका क्या किया? हमने उचित भंडारण की व्यवस्था करने की जगह उसे कीटों चूहों के हवाले कर दिया। आज अन्न के बर्बाद होने की कहानी किसी से छिपी नहीं है। हम अक्सर अखबारों और टीवी में देखते हैं कि किस तरह किसान का अनाज खुले में सड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें इस समस्या को लेकर सचेत नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी कई योजनाएं लेकर सामने भी आती हैं, लेकिन इसके बावजूद देश को जो नतीजे चाहिए वो नहीं दिखते। आखिर कहां है दिक्कत? कहां हैं समस्या के वे धागे जो कहीं गांठ डाले हुए हैं? आज हम इन्हीं उलझी गांठों को खोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर देश में अनाज भंडारण की समस्या कितनी गहरी है और कहां पर चोट करनी है। तो कैसे रोके अन्न की बर्बादी? इस पर वाद संवाद के लिए हमारे बीच हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इंपाल के पूर्व कुलपति और एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर एसएन पुरी, केंद्रीय भंडारण निगम से जुड़े रहे विशेषज्ञ डॉक्टर आईसी चड्ढा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के प्राध्यापक डॉक्टर डीके शर्मा और प्रगतिशील किसान भगवान दास। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। इनके साथ ही स्वागत है हमारी दूसरी ओर बैठे किसानों का, जिनके अन्न को बचाना और उनकी आय 2022 तक दुगनी करना हमारे लिए चुनौती है। तो वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे यहाँ जितना अन्न बर्बाद होता है, विश्व बैंक का मानना है कि उससे तो देश के 1/3 गरीबों का पेट भरा जा सकता है। आखिर क्यों हर साल हजारों करोड़ रुपए का अन्न बर्बाद हो रहा है? हर साल 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 60 लाख टन के बीच बर्बाद होने वाले अन्न को बचाना गंभीर चुनौती है। हमारे देश में अनाज का 60 से 70% रखरखाव परंपरागत तरीकों से ही होता है। लोग खलिहान, कोठी, कुठला, कुठिया, कोठियार, लोहे की टंकी, बुखारी, पीपे आदि में परंपरागत तरीके से अनाज को रखते आए हैं। हमारे यहाँ अधिकतर भंडारण धान और गेहूं का होता है। इस साल की बात करें तो जुलाई के पहले सप्ताह तक भंडारण एजेंसियों ने गेहूं की 3 करोड़ टन से अधिक और धान की 5 करोड़ टन से अधिक की खरीद की और 20 लाख टन दलहन का स्टॉक बनाने की दिशा में कदम उठाए। इस सरकारी खरीद के अलावा देश के किसान अपनी खपत और बाजार में समय पर बेचने के लिए भी अन्न का भंडारण करके रखते हैं। देश की 2 प्रमुख फसलों धान और गेहूं की फसल कटाई के बाद अनाज का जो नुकसान होता है उसका 75% खेत खलिहान में नष्ट होता है और बाकी 25% बाजार के स्तर पर। भंडारण के विभिन्न चरणों में होने वाले नुकसान को अगर जोड़ा जाए तो धान में ये कुल नुकसान करीब 36% और गेहूं में 33.5% बैठता है, जबकि इन दोनों फसलों में खेती और कटाई के काम में हानि कुल नुकसान की 17% होती है। तो अभी आपने रिपोर्ट को देखा और सुना कि किस तरह से हर साल हजारों करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो रहा है, इतना कि जिससे देश के 1/3 गरीबों का पेट भर सके।
आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर चड्ढा आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बर्बादी है ये रुपयों में कितनी आंकी जा सकती है और इस बर्बादी के पीछे कारण क्या हैं? जो हमारे देश में हम इतनी मेहनत करके हमारे किसान भाई जो प्रोडक्शन करते हैं उसका सही ढंग से भंडारण वो नहीं कर पाते, ना ही उनको वो अपने परंपरागत तरीक़ों से भंडारण करते हैं, जिसमें 6 से 10% तक का नुकसान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी किसान भाई जिस भी अनाज को रखें उसको उसकी नमी का ध्यान रखें, उसको सुखा लें, क्योंकि जो भी अनाज ज़्यादा नमी वाला होगा उसमें कीड़ों और फफूंदी का अटैक जल्दी होता है, उसकी वजह से नुकसान भी अधिक होता है। जी जी जी। डॉक्टर पुरी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जय विज्ञान और जय किसान हम कहते हैं और इन दोनों ने ही हमें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, लेकिन क्या वजह है कि हम इस अन्न को सहेजने और सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था है वो माकूल तरीके से नहीं कर पाए हैं? हमारे पास जितना अनाज पैदा होता है जी, करीबन अभी 2 साल पहले हम 270 मिलियन मेट्रिक टन अनाज हम पैदा किए हैं। अब ये सारा अनाज जो पैदा होता है वो विभिन्न स्तरों पर इसका भंडारण होता है। जी जी। सभी भंडारण एक जगह नहीं होता। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, एफसीआई है, इनके जो गोडाउन्स है उनमें जो अनाज रखते हैं और ये अनाज एक बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में इकट्ठा होता है जब परचेसिंग होता है इसका, और इसको बहुत लंबे समय तक रखना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ के जो एफसीआई है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है और भी सरकारी जितने भी इंतज़ाम हैं, इसके बावजूद बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे व्यापारी, उनके जो गोडाउन्स हैं, मार्केट्स हैं, मार्केटिंग यार्ड्स हैं, उसके बाद में किसान भाई हैं उनके घरों में, और उसके बाद में उपभोक्ता वो भी साल का अनाज अपना लेने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अलग अलग स्तर पर होने से इसमें थोड़ी सी दुविधा होती है, थोड़ी सी अड़चन भी पैदा होती है। जहाँ तक ऑर्गेनाइज सेक्टर का सवाल है, जैसे बड़े बड़े गोडाउन्स है, वेयर हाउसेस हैं, तो यहाँ तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से इसका संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रणाली बनी हुई है, लोग है, यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन जो देहात में जो हमारा किसान है जिसके पास में 5 बोरी 10 बोरी अनाज वो रख के रखा है, क्योंकि अभी इस समय में भाव अच्छा नहीं है, थोड़ा सा रेट के लिए रुका है, तो इन चीज़ों उनको ये दिक्कत होती है। और दूसरी बात एक है कि जो किसान या व्यापारी, इनके पास में जो अनाज है ये सब रेसिडेंशियल एरिया में होता है, और रेसिडेंशियल एरिया में कोई भी चीज़ करना, फ्यूमिगेशन है जो, तो इसमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, और इसलिए लोग थोड़ा सा इसमें हिचकिचाहट करते हैं। जी, डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को देख रहा हूँ, और पूरे हरियाणा के लिए हम लोग इस तरह की चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं जिसके ऊपर भंडारण और उससे संबंधित विषय के ऊपर कुछ खोजबीन की जाए। तो उस प्रोजेक्ट के तहत हमें मौका मिला है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इन सभी लोगों के साथ मिलके काम करने का। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब किसान अपने हार्वेस्ट होने के बाद मटेरियल को मंडी में लेके आता है, उसकी कोशिश होती है कि सारे मटेरियल को मंडी में लेके आए। मंडी में लेके आता है तब उसका मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग वेरिएशन में होता है, तो सुविधाएं मंडी के अंदर कई बार नहीं हो पाती, क्योंकि जैसा चड्ढा साहब ने भी बताया कि वो बड़ा एक शॉर्ट पीरियड होता है। मान लीजिए आपके हार्वेस्टिंग अप्रैल के अंदर होनी चालू हुई या मई के पहले सप्ताह में हुई, तो वो 3 से 4 हफ्ते का ही समय होता है जिसके दौरान वो अनाज होता है, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो क्या मंडी के अंदर उसकी सफाई की और उसकी ड्राइंग की यानी कि सुखाई की व्यवस्था है कि नहीं, और वो व्यवस्था होने के बाद वो सामान एक सही तरीके से इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के गोदामों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये रही एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसको ले जाने की क्या व्यवस्था है, उसको एक जगह से मंडी से लेकर और दूसरी जगह तक ले जाने के लिए क्या हो रहा है। तीसरी ये है कि जब वो गोदाम में आ गया तो गोदाम में रखते वक्त कितना तरीके से उसको लगाया गया है,
तो उस ये 3-4 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर कई बार नुकसान होता है। जी जी, भगवान दास जी, आप हमें ये बताएं कि जो अनाज की इतनी ज्यादा बर्बादी हो रही है, आपके अनुसार किस किस प्रक्रिया के दौरान या किन अवस्थाओं में ज्यादा बर्बादी होती है? आज़ादी मिलने के बाद हम किसानों ने बड़ी मेहनत से ये देश को आत्मनिर्भर ही नहीं किया, बल्कि अमेरिका से जो PL 480 के तहत अनाज मंगवाया जाता था वो भी बंद किया, और अब हमारी किसानों की मेहनत से ही सब्ज़ इनकलाब के दौरान इतनी प्रोडक्शन हमने बढ़ा दी कि देश हमारा अब अनाज एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया। और चावल जो हमारे एरिया में पंजाब की जो रवायती फसल नहीं है, मगर चावल इतना पैदा कर दिया कि अब हिंदुस्तान नंबर 1 देश है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल एक्सपोर्ट करने में। मगर हमें ये है कि हमें सारा जो अपनी फसल है वो फ़ौरन काट कर मंडी में ले जानी पड़ती है, और हमारे पास कोई गोडाउन फैसिलिटी भी नहीं, और जो थोड़ा बहुत अनाज हम खाने के लिए रखते हैं या बीज के लिए रखते हैं उसके लिए भी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, और हमें कोई सिखलाई नहीं दी जाती। सरकार की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कैंप लगाए जाते हैं, मगर उन कैंपों में कोई भंडारण के मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और ये कुछ कंपनियों ने अभी, जिस तरह UPL ने बड़ा अच्छा उपराला किया है कि किसानों के पास जाके वो विधियां बतलाते हैं और ये बतलाते हैं कि दवाई को किस तरह फ्यूमिगेट करना है, किस तरह, अगर किसी किसान के पास गोडाउन भी नहीं तो उसको ओपन में भी तरपाल वगैरह का इंतज़ाम करके कैप सिस्टम पर कैसे भंडार करना है। तो इस सिलसिले में प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम किसानों की गिनती इतनी है कि अगर सरकारी प्रोग्राम से आप कहें तो सरकारी प्रोग्राम के तहत सब किसानों तक नहीं पहुंचा जा सकता। सरकार पर ही सारी जिम्मेदारी न डाली जाए, बल्कि जिम्मेदारी का पर भागीदारी सबकी होनी चाहिए। पुरी जी, मैं यहाँ पे डॉक्टर पुरी मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि भगवान दास जी ने बोला भी कि कई देशों से हम अनाज उत्पादन में तो आगे निकल गए, लेकिन भंडारण के मामले में वैश्विक स्तर पर हम कहाँ हैं, ये बताएं। भंडारण के बारे में जैसा अभी हमारे साहब ने बताया, ये बात सही है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय हैं हमारे और जो हमारी संस्थाएं हैं, इसमें भंडारण के ऊपर में रिसर्च करने का जो हमारा ये है कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत कम हो गया है। जी। हम जब 1970 के दशक की बात करते हैं, जब हम स्टूडेंट थे, तब हापुड़ में सेंट्रल ग्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिवली इसके लिए होती थी। वहाँ भंडारण के ही ऊपर खाली रिसर्च होती थी। वो इंस्टीट्यूट किस कारण से और कैसे बंद हो गई इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन उसके बाद में दूसरा कोई प्रयास नहीं हुआ। अभी जैसा बता रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग से जैसे बात की डॉक्टर शर्मा साहब बता रहे थे, तो ऐसी एक कुछ तरह से रिसर्च हो रही है, लेकिन वो पार्ट में हो रही है। ऐसा भंडारण हमारा इतना बड़ा हमारे सामने चैलेंज करता है ये विषय, क्योंकि हम यदि 10% जैसा चड्डा साहब ने बताया 8 से 10% हम लॉस करते हैं, हम यदि 5% भी पकड़े उसको, तो भी उसकी कीमत यदि आप आंकना चाहे तो 40-50 हज़ार करोड़ के घर में आसानी से चली जाएगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। जब इतना बड़ा लॉस हमारा होता है तो उसको रोकने के लिए हमें रिसर्च डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें उसको लगानी चाहिए। तो हम ये बात को मानते हैं जो भगवान दास जी ने अभी कहा कि हमारे पास में उसके ऊपर में पूरी तरह से रिसर्च बैकअप करने के लिए ऐसा एक इंस्टीट्यूट हमारे पास में नहीं है। सारी इंस्टीट्यूट्स में थोड़ा थोड़ा काम होता है, जो भी हमारे क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारे विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे तो इसकी बहुत कमी हो गई है, बहुत कम हमारे एफर्ट्स उसमें है। क्षेत्र में अभी अनुसंधान की ज़्यादा जरूरत है, और उसके साथ जो अनुसंधान हुए हैं वो जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम लोग किसानों तक पहुंचाना चाहिए। और अभी हो क्या रहा कि हमारी जो अभी जो किसानों तक जाने की जो ये है, तो हम उनको उपज कैसे करना उसके ऊपर में हमारा ज़्यादा स्ट्रेस है। बिल्कुल। लेकिन उपज होने के बाद में अभी हम थोड़ा सा
उसको प्रोसेसिंग ठीक है। उसके ऊपर गए हैं। हाँ। लेकिन स्टोर के ऊपर में ठीक। हमारे पास में अभी भी जितनी चाहिए उतनी हम उसके ऊपर में इम्फेसिस नहीं कर पा रहे डॉक्टर चड्ढा, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल वही है, वैश्विक स्तर पर अगर हम आके अपने आप को, तो हम कहाँ पर पहुंचते हैं अगर भंडारण के क्षेत्र की बात देखा जाए तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, केंद्रीय भंडारण निगम, भारतीय खाद्य निगम, इनमें जो भंडारण का स्टैंडर्ड है वो विश्व के अनुरूप है। इसमें लॉसेस बहुत ही कम है, 0.5 से भी कम है। अच्छा। जो हमारे असली समस्या है वो तो गांव में जो हमारे किसान भाइयों के पास जगह नहीं है, उनके पास स्टोरेज का धातु के बिन नहीं है, कुछ इस तरह की उनको टेक्निक की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से अनाज खराब हो रहा है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल नुकसान जो हमारे देश की है, 60 से 70% किसान भाइयों के पास रहता है और वहीं ज्यादा नुकसान होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि उनको इसके बारे में जानकारी का अभाव और उनको ये भी नहीं पता होता कि हम कहाँ रखें, कैसे रखें। अगर मैं तो एक ही चीज कहूंगा, अगर उनके पास अपने भंडारण क्षमता है उसको इम्प्रूव करें। अगर किसी वजह से कोई समस्या है तो नजदीकी के किसी केंद्रीय भंडारण निगम या स्टेट वेयर हाउस में जमा कराएं। उसमें उनको 2 फायदे होंगे, एक तो अनाज का सुरक्षित भंडारण होगा, सही समय पे उनको बेचने की सुविधा होगी, उसका अच्छा दाम मिलेगा और उसके साथ बैंक से भी ऋण मिल सकता है उसकी रसीद। भगवान दास जी, आप भी क्या मानते हैं कि किसानों को अभी पूरी जानकारी नहीं है कि वो कैसे अपने स्तर पर भंडारण करें? इतनी भी हमें सुविधा और जानकारी नहीं है कि हम बीज पर इतना खर्च करते हैं और अपना बीज जो भंडार करते हैं वो भी ख़राब हो जाता है और कई गुना प्राइस दे के हम उस बीज को ख़रीदते हैं। और हमने अब सेल्फ हेल्प ग्रुप फार्मर्स के बनाए हैं। मेरे साथी बलबीर सिंह जड़िया यहाँ बैठे हैं, इन्होंने एक फार्मर ग्रुप बनाया है और वहाँ फार्मर्स अपने आप इसके ट्रायल्स करके और किसी एक्सपर्ट को बना के ये भंडारण के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे फार्मर्स तक पहुँचा रहे हैं। मगर सरकारी उपराला इतना नहीं है। जो वेयर हाउस की सहूलियत मेरे साथी इन्होंने कही, वो वेयर हाउसों में भी किसानों को कोई जगह नहीं मिलती भंडार करने के लिए। वहाँ तो व्यापारी जाता है या इंडस्ट्री जाता है, वो अपने माल रखता है और मुनाफा कमाता है। किसानों को कोई वहाँ जगह नहीं मिलती। अगर मिलती भी है, वहाँ किसी किसान ने रख भी दिया तो वो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें ठीक नहीं दिया जाता और बैंक उस पर लोन नहीं देते। तो हम इसलिए हम तो जो मंडी में कीमत होती है उसी पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं और उसमें से मुनाफा जो है वो दूसरे व्यापारी और मिडिल मैन कमाते हैं और हमारी मेहनत का मुआवजा हमें मौसूल नहीं होता है। मैं थोड़ा सा इस बारे में कहना चाहूँगा। भगवान दास जी के कथन अनुसार हो सकता है कि इनको किसी जगह मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, पर जो भारत सरकार ने केंद्रीय भंडारण निगम या स्टेट वेयर हाउस बनाए हैं उसमें किसानों को प्राथमिकता देने का वचन है और किसानों को जो नॉर्मल भंडारण शुल्क है उसमें भी 30% की रियायत दी जाती है। अच्छा, ठीक है। तो ये कहना कि उनके लिए नहीं है, हो सकता है कि इनको कुछ समस्या आई हो, पर ये ओवरऑल कहना शायद सही नहीं हो। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, भी भंडार की बात हो रही है, क्या सभी तरह की फसलें वहां पर जो अनुपात है वो एक सा होता है या कुछ फसलें ज्यादा हैं जो भंडारगृह में रखी जाती है, बाकी जो बर्बादी हो रही है, जैसे कि अनाज की बात हम कर ही रहे हैं, दलहनी फसलों की भी बर्बादी होती है, इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें जिनकी ज्यादा बर्बादी होती है, ये आकलन मैं चाहूंगी कि आप हमें समझाएं। देखिए, जो अभी यहाँ पे भंडारण से संबंधित बात हो रही है वो गेहूं और धान के विषय में हो रही है, पर इसके अलावा भी हमारे पास अब एक चैलेंज है कि हम अपनी दलहन फसलों को या और इस तरह की फसलों को कैसे सुरक्षित उनका भंडारण करें। आप टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि आज अगर मैंने कोई अन्न पैदा किया या फल और सब्जी पैदा की और वो वैसा का वैसा क्वालिटी में क्वांटिटी में रहेगा तो वो शायद संभव नहीं हो पाता, पर हम लगभग टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ लेवल तक, कुछ समय तक उसको मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। मान लीजिए
जैसे किसान ने धान पैदा किया, धान पैदा करने के बाद अगर बहुत एकदम से ज़्यादा मात्रा के अंदर धान आ जाता है तो एक टेक्नोलॉजी है कवर एंड प्लिंथ टेक्नोलॉजी, CAP टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अच्छा। उसके तहत एक तरीके से नीचे बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर स्टैक करके और उसको कवर कर दिया जाता है, पर वो एक समय के लिए है, ये नहीं कि उसको 1 साल से ज़्यादा 2 साल तक रखा जा सके, वो एक तरीका है। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सुरक्षित भंडार गृह के अंदर संभाल के उनको रखिए। तीसरा एक और टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसके तहत आप साइलोज के अंदर उसको सामान को, अपने गेहूं को संभाल कर रख सकते हैं और उसको एक तरीके से हम कर सकते हैं। ये जरूर कमी की बात है कि अगर किसान अपने खेत के अंदर या अपने घर के अंदर उस टेक्नोलॉजी से करे, उस टेक्नोलॉजी में जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि अभी भी छोटे छोटे कुठियारे और सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। उसके अलावा आपके अगर ये एक यानी कि नई टेक्नोलॉजी तरीके से तो भंडारण किया ही जा रहा है, जो तकनीकी उपलब्ध हैं उस तकनीकी का भी अगर इस्तेमाल करें तो जो स्थिति है वो और बेहतर हो सकती है। और जैसे हमारे साथी किसान भगवान दास जी ने कहा है कि उसकी जानकारी का सचमुच में अभाव है कि वो टेक्नोलॉजी क्या है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, कैसे रोकें अन्न की बर्बादी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। हम वाद संवाद के दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। विषय है कैसे रोके अन्न की बर्बादी। इस दौर में हम बर्बादी रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उचित भंडारण की सुविधा न होने की चुनौती काफी गहरी है। इस चुनौती से निपटने के तरीके और तकनीक हैं। जरूरत है तो सिर्फ नई तकनीक के साथ भंडारण के पर्याप्त आधारभूत ढांचे का विकास करने की। अन्न का भंडारण करते समय भंडारण के ढांचे, तापमान, नमी जैसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कीटों, चूहों और दीमक से अनाज को बचाने के उपायों पर भी ध्यान देना होता है। वैज्ञानिकों ने बड़ी संख्या में ऐसे कीटों का पता लगाया है जो भंडारण की समस्या को और गहरा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वे भंडारण से पहले अनाज की नमी को कम करें और इसे 12% से नीचे ले आएं। लेकिन साथ ही उन्हें साफ सफाई का बेहतर ध्यान भी रखना होगा। किस समय पर क्या कदम उठाया जाना ठीक होगा, इसकी जानकारी वैज्ञानिकों से ली जा सकती है। ये भी पाया गया है कि अनाज भंडारण में महिलाओं का पर्याप्त योगदान है, इसलिए उन तक सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त जानकारी पहुंचानी होगी। भंडारण की समस्या कम करने का एक उपाय ये भी है कि जिला स्तर पर एक बड़ा गोदाम और फिर ब्लॉक, तहसील स्तर और पंचायत स्तर पर गोदाम बनाया जाना चाहिए। इससे ढुलाई की समस्या भी कम हो सकेगी। खाद्य सुरक्षा जैसे उपायों पर समुचित अमल किया जाना चाहिए ताकि भंडारित अनाज का वितरण होता रहे। छोटे किसानों की भंडारण क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। अगर वो भंडारण कर पाता है तो इससे वो अपनी फसल उस समय बेच सकेगा जब उसे अधिक फायदा हो रहा हो, यानी बाजार का गणित उसके पक्ष में हो। इससे किसानों की आय बढ़ सकेगी और सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न ठोस आकार ले सकेगा।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चड्ढा बताएं कि भंडारण की वर्तमान व्यवस्था में किस तरह के सुधार की जरूरत है। इस समय जो भारतवर्ष में ओवरऑल बोरों में अनाज रखने की प्रचलन चल रहा है, जो कि सरकारी स्तर पर भी और किसानों के स्तर पर भी चल रहा है, पर पूरे विदेशों में ये साइलो का प्रचलन हो रहा है, जिसमें कि अनाज को बल्क में रखा जाता है। तो किसान भाइयों के लिए जो ये प्रोग्राम हो रहा है, उसके तहत मैं ये चाहूँगा कि किसान भाई अपने स्तर पर जो मेटल की बिन वगैरह का इस्तेमाल करें, तो उसमें काफ़ी देर तक अनाज सुरक्षित रह सकता है। और उसको जो सबसे ज़्यादा ध्यान योग्य है कि उसमें नमी ज़्यादा ना हो। अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा कि अनाज के लिए 12% से कम नमी होना चाहिए। और हमारे पास जो अप्रैल में गेहूं का कटाव होता है, उस समय उसकी नमी 10% के आसपास होती है। उसमें हमें भंडारण में कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं आती। अगर किसी वजह से अनाज भीग गया हो तो उसको सुखाने के बाद धूप में सुखाएं और उसको ठंडा होने के बाद टंकी में डालें। अगर उसको गर्म टंकी में डाल दिया तो भी खराब होने की चांस रहते हैं। और उसके बीच में बरसात से पहले उसको धूम्रीकरण करना जरूरी है जी। और धूम्रीकरण की विधि वैज्ञानिक तरीके पे करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अगर पूरी तरह के उसका प्रशिक्षण ना हो तो इसके कई दुष्ट परिणाम भी हो सकते हैं जी। डॉक्टर पुरी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि बताएं हमें कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में जो हमारे देश में उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ का जिक्र किया अभी डॉक्टर शर्मा ने, लेकिन और क्या कुछ तकनीकें, नई तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? हमारे देश में मुख्य समस्या जो है वो है कि किसानों के घरों में जो अनाज होता है जी, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। और क्योंकि ज़्यादा अनाज तो वो मंडी में तुरंत बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो बाकी जो यूज़ ऑफ केमिकल्स है या ये है, इन चीज़ों के उनके ऊपर में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। क्योंकि वहीं पर उनके पास में एक कोने में कहीं तो भी वो अनाज रखा रहता है, वहीं उनके बच्चे रहते हैं, उनके सब लोग रहते हैं, तो वो कैसा करे। तो मैं यहाँ ये चाहूँगा कि हम सब में पहले बेसिक चीज़ जो है कि ये जो बड़ी बड़ी कोठियाँ या जो चीज़ें हैं, उसके साथों साथ जो बहुत पुरानी रिसर्च हमारी हुई है, बहुत से विश्वविद्यालयों ने भी उसको करने की कोशिश की कि हमारे पास में एक पूसा बिन करके बहुत सिंपल स्ट्रक्चर उस समय 1968 के समय में बना था। ये पूसा बिन में क्या है, तो जो ईंटें होती है देसी अपनी कच्ची ईंटें, उनके 2 परत करके बीच में खाली पॉलीथीन रखा जाता है जी। और वो बिन जो बनता है, उस बिन के अंदर में आप अनाज रख दो। आपका अनाज यदि 8 या 10% मॉइस्चर का होगा, 6 महीने 8 महीने तक आपको उसमें कीड़ा जाता नहीं है। यानी प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कीड़ा नहीं लगना चाहिए, इसके लिए जो किया जाना चाहिए उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कीड़ा लगने के बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए फिर इंसेक्टिसाइड डालो, फ्यूमिगेशन करो, ये तो हो सकता है, लेकिन उसमें किसानों को दिक्कत होती है। तो मेरी ये यानी मेरा ये कहना है और मानना है कि ऐसे जो टेक्निक्स हमारे पास में कृषि विश्वविद्यालयों ने जो डेवलप किए हैं, बहुत से जगह हैं, उन चीज़ों को हमको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ले जाना, उनका महत्व समझाना। ये बताएं कि एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी क्या भूमिका अदा कर रहा है? नहीं, एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिस्ट लोगों का ग्रुप है। हम लोगों ने तो खाली ये पहला प्रयास हमने किया है कि ये समस्या जो है भंडारण की, और इसके ऊपर में हमारे साइंटिस्ट लोगों का भी ध्यान इतना नहीं है, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनका भी ध्यान नहीं, तो इन सब लोगों को जागृति करना, और इसलिए हमने ये पहल की है। ये पहला हमारा प्रोग्राम ऐसा चल रहा है कि एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इस तरह से लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उसके बारे में जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम बताएं। लेकिन जब तक के राज्य सरकारें, कृषि विश्वविद्यालय जो राज्य के हैं, वो सब लोग बड़े पैमाने पर इसको अपना मिशन समझ के नहीं चलेंगे, क्योंकि जैसा अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे किसानों की आय बढ़नी चाहिए। उपज बढ़ाना इजी है, हमारे किसान कहीं से भी टेक्नोलॉजी लेकर के उपज बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो उपज की है उसका पैसा हमको दुगना करना चाहिए, वो है। तो उसमें दो हो सकते हैं। एक तो हमारा जो हम उपज करते हैं उसका नुकसान ना हो, और जो नुकसान हमें रोक दे
तो उतना पैसा उनको ज़्यादा मिलेगा जो आज नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, उसके बाद में उसको प्रसंस्करण करे और उसके बाद में उसका पैसा ज़्यादा मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें सरकार ने भी, जहाँ ये पूसा बिन जैसे जो रूरल स्ट्रक्चर्स है, इसमें रूरल कारीगर जो है उनको भी काम मिलेगा और किसानों को यदि हम आर्थिक मदद करनी है तो उसको स्पेशल प्रोग्राम करके करना है। डॉक्टर शर्मा, अब आप भी हमें इस बारे में बताएं कि जैसे अनुसंधान के बारे में भी बात हो रही है, इस मामले में भंडारण का जो क्षेत्र है ये कैसे पिछड़ा रह गया, इसके बारे में भी कुछ रोशनी डालें और क्या कुछ और किया जाना चाहिए। हम लोगों ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इसी चीज़ों से लीड लेके, इनिशिएटिव लेकर क्या किया कि बोरों के अंदर, बोरों में अनाज रख के उनका भंडारण किया और मेटल बिन के अंदर किया। और एक आजकल जो है बड़े बैग में, जिसे बल्क स्टोरेज बोला जाता है, चड्ढा साहब ने जिसका उल्लेख किया, साइलो बैग का प्रयोग किया। अब हम उस प्रयोग करने के बाद ये हैरान हुए कि जो बैग के अंदर हुआ वो, उसमें कोई किसी तरह का हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो 2-3 महीने में उसमें ये कीड़ा लगना चालू हो गया, खराब हो गया। ऐसे ही मेटेलिक बिन के अंदर, जिसमें लोग बाग कहते हैं, कई बार किसानों का ये भी होता है कि जी इसके अंदर हमने नीम के पत्ते डाल दिए, कहीं दियसलाई की तिलियां डाल दी, ये प्रयोग भी करके देखा तो ये देखा कि मेटेलिक बिन भी साल के अंदर खराब होने लग जाती है। बल्कि उसमें एक टर्म आती है, मॉइस्चर माइग्रेशन से हॉट स्पॉट बन जाते हैं और उससे कहने को तो भंडारण के समय जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12% से कम है, पर बाहर के और अंदर के तापमान के फर्क होने की वजह से कहीं पर मॉइस्चर अंदर टंकी के अंदर भर जाता है और कहीं पर काफ़ी कम हो जाता है, तो उससे भी नुकसान हुआ। पर जो साइलो बह गए हैं उसके अंदर बिना किसी ट्रीटमेंट के, कोई भी ट्रीटमेंट, दोबारा किसान भाई सुन सकते हैं, कोई नीम पत्ती नहीं, कोई तिल्ली नहीं, उस साइलो बैग के अंदर आज हमारे यहाँ वो 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, उसमें किसी तरह की खराबी नहीं है। बल्कि हमारे जो विद्यार्थियों ने उसका बीज के पर्पज से, जैसे किसान भाई भगवान दास जी ने भी कहा कि उसका बीज के लिए भी प्रयोग किया जाए, तो बीज के लिए भी वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये है टेक्नोलॉजी। पर जैसा भगवान दास जी, आपसे मैं यहाँ पे जमीनी हकीकत को समझना चाहूंगी कि जैसे तकनीकों के बारे में जिक्र हुआ, वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि इस क्षेत्र में और अनुसंधान की अभी आवश्यकता है, लेकिन जो तकनीक उपलब्ध है क्या उसका इस्तेमाल किसान करते हैं? वो किसानों तक, जो शर्मा साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बातें कही, पुरी साहब ने कही, मगर वो किसानों तक पहुंचती नहीं। रिसर्च तो इनकी ऑफिसेज में हो रही है, किसानों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के पास ना स्टाफ है, ना इनका कोई आदमी वहाँ पहुँचता है। तो मेरी सजेशन ये है कि ये फार्मर्स एसोसिएशंस को, एनजीओज को और फार्मर्स की और ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, उनके साथ जोड़ें और उनके जो फार्मर लीडर हैं उन पर फार्मर ज़्यादा विश्वास करता है और उनके ज़रिए ये टेक्नोलॉजी गांव में पहुंचाएं, और तभी इस रिसर्च का फ़ायदा है। अगर इस रिसर्च का फ़ायदा सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट ने या व्यापारी ने ही उठाना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आमदन दुगनी करने का नारा दिया 2022 तक। पहले तो किसान ने आपके भंडार भर दिए, आपको एक्सपोर्ट करने के काबिल बनाया। अब जो फसली विभिन्नता है, डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें भी आगे आ गया और फलों और सब्जियों की जो पैदावार है हमारे, वो अनाज से ज़्यादा किसान कर रहा है, मगर उसको कहाँ कीमत मिल रही है। लेकिन उसको सहेजने की ज़रूरत है। और जैसे कि आप बता रहे हैं, लैब टू लैंड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो जो लैब में जो जानकारियां हैं वो किसानों तक पहुंचे, इस क्षेत्र में अभी और प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। चलिए, कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी संयम के साथ उन्होंने अभी तक की चर्चा को सुना है। अब जानते हैं कि ये किस तरह के सवाल पूछना चाहते हैं हमारे साथ जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनसे। तो कुछ किसानों से यहाँ पर बात करते हैं। जी पूछिए, कुछ पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसका नाम, इसको देवता के रूप में माना है, अन्न देवता। इसको अन्न देवता कहते हैं और इस अन्न देवता का भंडारण की वजह से दुर्गति हो रही है जी। और उस दुर्गति में सबसे ज्यादा तो मतलब अब सबसे पहले तो नीलगाय रोंज कहते हैं, वो फसलों को, अनाज को खराब करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कंबाइन वगैरह करते हैं, तीसरे पर भंडारण के ऊपर करते हैं। और भंडारण में
उस समय कंबाइन वगैरह ऐसी चलती हैं कि सीधा सीधा मंडी में लोग भेज देते हैं, उसमें गीलापन रहता है और उनको उससे खराब मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया ये है कि यदि किसान भी रखे तो किसान उसका रख सकता है जी सेंट्रल वेयर हाउस में या कहीं भी जहाँ भी रखने के लिए वो स्कीम है। लेकिन वो स्कीम जैसे भगवान दास जी ने बताया वो स्कीम धरती पे नहीं है। उस स्कीम का ऐसे ये कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसका जो आपका अनाज का रखने का गोदामों में जो प्रोग्राम है वो कामयाब नहीं है या उसका प्रचार किसानों में नहीं है। उसका प्रचार ज्यादा होना चाहिए। जो वो जमीन आज हमारा भाव नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर चड्ढा यहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली जो मेन मुख्य समस्या है कि गांव में जो हम अनाज रखते हैं उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए जैसे हमने वो बिन वगैरह रखे या साइलो बैग रखे या कुछ इस तरह की पॉलीथीन पैकिंग रखी, उसमें हमको धूम्रीकरण ही करना पड़ेगा। वही एक साधन है। और धूम्रीकरण के लिए एक केमिकल है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। इसकी पाउचेज मिलती हैं 5 ग्राम, 10 ग्राम, 34 ग्राम। 5 ग्राम की पाउचेज जो है 5 क्विंटल के लिए काफ़ी है। 10 ग्राम की पाउच जो है वो 10 क्विंटल के लिए काफ़ी है। ऐसे ही जितनी बड़ी पैकिंग हुई उससे मिल जाएगी। तो क्योंकि एल्युमिनियम फॉस्फाइड ऐसा रसायन है जिसके कई दुष्प्रभाव भी होते हैं, इसके लिए इसका बारे में जानकारी जरूरी है और ये इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण के बाद ही करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है जो जिस जगह करना चाहिए उसको रहने की जगह से दूर होना चाहिए। उसको सुरक्षित रखने के लिए टेप वगैरह लगाई जाए ताकि गैस का किसी ढंग से लीकेज ना हो। किसी भी ऐसी जगह जैसे कई लोग समझते हैं कि बोरों में ऐसे ही हम गोली डाल दें उसको ढके नहीं, तो वो भी सही नहीं है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो किसानों को बरतनी चाहिए। कुछ और सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है कि आपने बताया इसका भंडारण का। मैं सन 62 से फार्मिंग कर रहा हूँ और पहले 10-15 साल में हमने ये देखा कि जितना परिवार में अनाज लगता था, गेहूं लगता था, उनको बोरियों में बंद करके और जैसे पशुओं के लिए तोड़ा या भूसा इकट्ठा होता था उसमें दे देते थे और 6 महीने बाद 7 महीने बाद निकालते थे। कुछ भी नुकसान, कोई दवाई नहीं, कोई लेना कोई नहीं, देना कोई नहीं, बिल्कुल फ्रेश वैसे का वैसा निकलता था। तो वो अगर वो टेक्निक है वो आपने तो बताई नहीं, लेकिन नहीं अगर ऐसे तोड़े में रखा जाए तो ठीक है। आइए जानते हैं इस तकनीक के बारे में। इस तरह की जो तकनीक आप कह रहे हैं इसके बारे में कोई वैज्ञानिक स्वरूप नहीं है, तो इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये पारंपरिक तरीके हैं लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। कुछ और किसान यहाँ पर मौजूद हैं। जी ये डॉक्टर शर्मा जी, आपने सेलो बैग के बारे में बताया है, इसको जरा ढंग से एक्सप्लेन करो ना, थोड़ा सा कम बोले आप। ये क्योंकि यही टेक्निक आपकी बेस्ट हमने जो सुनी है उसमें ज्यादा अच्छी लगी है। जो साइलो बैग और इसकी क्या प्राइस हो सकती है इसके बारे में भी? हाँ। ये ज्यादा कॉस्ट तो नहीं रखती गवर्नमेंट ने। ये जहाँ तक इसका विषय है कि जो साइलो बैग की टेक्निक है, इसके अंदर होता क्या है, कीड़ा क्यों लगता है? कीड़ा इसलिए लगता है क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा के अंदर भंडारण के अंदर ऑक्सीजन मिलती है और उसके अंदर वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेता है। भाई अंडे दे देगा, फिर मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका करा जाए कि जो जिस बैग के अंदर उसकी जो ऑक्सीजन लेने की, सांस लेने की, हम भी यहाँ ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं, अगर वो सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाए तो ये है इसके पीछे मकसद। तो उसमें क्या करते हैं कि वो एक तरह से बिल्कुल टाइट बैग है। उस टाइट बैग के अंदर जितनी थोड़ी बहुत अगर ऑक्सीजन बची भी होगी तो वो जो कुछ समय के बाद वो उसके अंदर खुद भी, जो आप जानते हैं कि जो अनाज है वो भी सांस लेता है, तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्टअप हो जाएगा और वो खुद ही वो एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखेगा। तो इसको इस तरह की जो साइलो बैग वाली पद्धति है, इसको हर्मेटिकली सील बैग बोलते हैं। और ये हर्मेटिकली सील बैग क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है, तो थोड़े बोरों से जो अपने बोरे चलते हैं और प्लास्टिक बैग तो सबसे सस्ता है और बोरे उससे महंगे हैं, ये उनसे थोड़ी महंगी है। पर जैसा भगवान दास जी ने बताया कि उस चीज़ों का प्रचार नहीं है। मान लीजिए वो इस तरह की टेक्निक में क्या है कि आपने एक बैग के अंदर रखा, फिर उस बैग के अंदर
उसकी लेयर बनाने के लिए, क्योंकि सस्ता करना था उस चीज़ को, तो उसको बैग को एक और लेयर के अंदर रखा गया, फिर उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसको बाहर से कवर किया। पर इसमें जो छोटी जो कमी ये है कि क्या हम जैसे आप बोरों को एक के ऊपर एक रख के भंडारण कर सकते हो, तो क्या हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये मटेरियल पे ये खोज चली हुई है कि भाई हम उसको कुछ लेवल तक करें। यानी कि कुछ उपाय निकाले गए हैं और उसमें और बेहतरी के अभी भी गुंजाइश है और इसका प्रचार प्रसार होना भी और जरूरी है ताकि वो किसानों तक पहुंचे। इसी तरह से हमारी चर्चा ये जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, कैसे रोकें अन्न की बर्बादी। बने रहे हमारे साथ। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। हम बात संवाद कर रहे हैं और विषय है कैसे रोके अन्न की बर्बादी। इस विषय पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर काफी किसान भी मौजूद हैं जिन्हें विशेषज्ञ मेहमानों से कुछ सवाल पूछने का मौका देते हैं हम और जानते हैं कि उनके मन में किस तरह के सवाल उठते हैं जब भंडारण की बात होती है। तो किस तरह के सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, पीछे के जो कुछ किसान है उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये चर्चा रही अनाज के भंडारण की, इसके साथ साथ में चूहा भी हमारा बहुत नुकसान करता है और खेतों के साथ साथ में जो नुकसान करता है अनाज में भी बहुत नुकसान करता है। तो उसमें हमारे साइंटिस्ट भाई बताएं क्या होता है कि कई जगह चूहे की बिल तो होती है पर चूहा उसमें जिंदा नहीं होता। सबसे पहले आप ये निर्णय कर लें, उन चूहों के बिलों को बंद कर दें एक दिन, अगले दिन दोबारा देखें, जो बिलें खुली हुई हैं उसी में हम दवा डालेंगे। दवा हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो होती है एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियाँ जो कि डाल के हम गारे उसको बंद कर देंगे तो चूहा अंदर ही मर जाएगा। उसमें कई कंपनीज कई प्रोडक्ट्स के नाम से बेच रही हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जिंक फास्फाइड का हम बेट बना के बेच सकते हैं। जिंक फास्फाइड एक रसायन है, मैं उसका ट्रेड नेम नहीं लूँगा, पर उसका जो 2% ले के, यानी कि अगर 100 ग्राम बेट बनानी है 2 ग्राम उसमें जिंक फास्फाइड लीजिए, 2 ग्राम कोई भी तेल ले लीजिए और बाकी 96 ग्राम आप अनाज का या आटा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए चीज़, उसका एक बना के गोलियां बना लीजिए छोटी छोटी। और जहाँ जहाँ आपको चूहे की समस्या है, खुडों में है उसमें या घर के चारों तरफ उसमें, पर उसमें एक सावधानी है कि बच्चों से दूर रखिए। ऐसा ना हो कि उसको आपका कोई पालतू जानवर या कोई बच्चों के हाथ में नहीं आए। तो इन दो विधियों से आप जिंक फास्फाइड और एल्यूमिनियम फास्फाइड गोलियों से चूहों का कंट्रोल कर सकते हैं। मैं श्री किशन कौशिक जी मौजाबाद से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी हम जो भंडारण करते हैं उसमें हम कम से कम जो है दवाई डालें जिससे दुष्प्रभाव ना हो शरीर पे। तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए? क्योंकि गांव में जगह कच्ची होती है या गांव में भंडारण की जगह नहीं है, उसको कैसे हम सल्फास वगैरह कोई भी दवाई डालें तो किस तरह उसको यूज करें, ये जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इसमें गाँव में जो है अगर आपने अनाज में नमी का कंट्रोल किया है, उसके बाद जिन बोरों में आप अनाज भर रहे हैं वो पुराने बोरे नहीं होने चाहिए। अगर वो पुराने बोरे हैं तो उसको गर्म पानी में बॉयल करके सुखा के ठंडा करके फिर भरें। और जब जिस कमरे में अनाज रखें उसके नीचे आप लकड़ी की तख्ती फट्टी रखें, दीवारों से बच के रहिए, क्योंकि अनाज को जमीन की सीलन और ऊपर के छत के पानी टपकने से नुकसान ज़्यादा होता है। इन दो चीज़ों से अगर हम बचाव करें तो काफ़ी हद तक हम अपने अनाज का बचाव कर सकते हैं। अगर आपने धूम्रीकरण करना है तो उसको अच्छी तरह किसी पॉलीथीन शीट से या मोटी शीट से, जो प्लास्टिक की शीट हो जिसका कम से कम 200 GSM हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उसको लेके साइडों से उसके चारों तरफ से रेत के बोरों से भर के उसको बंद कर दीजिए गोली डालने के बाद। तो उसको कम से कम 7 दिन तक रखिए धूम्रीकरण में और 7 दिन के बाद भी उसको हवा लगवाइए ताकि उसके और 7 दिन तक वेट करिए खाने से पहले। चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल ले लेते हैं जी। पीछे बैठे किसान भाई को ये माइक पास कर दें। ये जो हम नीम की पत्तियां डालते हैं उससे कुछ नुकसान तो नहीं आता है किसानों को? बाकी ये मेरा खुद का प्रयोग है, मैं 7 साल से इसको प्रयोग कर रहा हूँ कि उससे किसी भी तरह के
कोई कीट नहीं लगता है। नीम की पत्तियों से क्या हमारे को नुकसान होता है? जी, यदि होता है तो जहाँ तक आपने नीम के पत्तों की बात की, उसका फायदा होता है, उससे कीट जो है वो उससे हट जाते हैं, वहाँ तक आते नहीं हैं, रिपेल होते हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर कुछ परिणाम होता है, कि अभी तक नीम के पत्ते डालने से कोई किसी तरह से हानि होने के कोई ऐसे अनुपात हमको नहीं पता है, क्योंकि वो ना जो आपका अनाज है उसमें मिलते नहीं है, वो तो सारे सूख जाते हैं, फिर आप निकल जाते हैं, और अनाज जब अपन यूज़ करते हैं उस समय वो बाजू में हो जाते हैं। और नीम के पत्ते एज सच वैसे रखे तो किसी को कोई नुकसान नहीं। पर सुखाने के बाद रखिए, गीले नीम मत रखिए। और कुछ सवाल इधर मौजूद जो किसान है वो पूछना चाहेंगे जी। अभी हमारे एक किसान भाई ने भूसे की तोड़े की बात करी, उसमें जितना ज़्यादा भूसा हम लगाएंगे नीचे, सबसे पहले नीचे हम भूसा ज़्यादा लगाएं, कम से कम 3 फुट भूसा हम लगाएं, और उसके बाद में बोरा भर के जो है लगा दें, और बोरों की जो है कम से कम 4-4 इंच का जो है फासला बोरों के अंदर होना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो हम भूसा डाल लेंगे तो जो जगह हमने छोड़ी है उसके अंदर भूसा भर जाएगा, तो ना तो चूहा जाएगा उसके अंदर और ना ही और सुरसली जाएगी। इससे हम जो है गेहूं का बचाव कर सकते हैं। चलिए, तो एक अच्छे उपाय के बारे में आपने बताया। मुझे ये बताएं कि क्या किसी तरह की समस्या आपके सामने भी कभी आई है भंडारण को लेकर? कुछ अगर पूछना चाहेंगे आप। पाई के बारे में मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि पाई का कैसे हम जो है वो कर सकते हैं, उसका निदान क्या हो सकता है। चलिए आइए जानते हैं। उसका जो कंट्रोल है वो धूम्रीकरण ही है, उसके अलावा उसका और कोई कंट्रोल नहीं है। धूम्रीकरण जैसे मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की पाउच से आप कर सकते हैं। आज कुछ किसान भाई गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, गोलियां जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, और अगर कहीं किसी भी फार्मर्स को उस तरह की कोई प्रलोभन दे के गोलियां की सेल कर रहा है तो वो सरकारी नियमों के अनुसार नहीं है, क्योंकि सरकार ने एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां का सेल प्रतिबंध किया हुआ है। सिर्फ पाउचेज ही फार्मर्स लेवल पे मिल सकते हैं। ठीक, चलिए एक किसान भाई यहाँ पे काफी देर से सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी पूछिए। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है भंडारण और अन्न के भंडार की सुरक्षा के, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके केवी के हैं, जो राज्य सरकारें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनका ज़्यादा प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि जो सरकार की मंशा है कि भाई किसानों की आमदनी दुगनी हो, उसमें उसको फ़ायदा मिल सके। जी डॉक्टर शर्मा, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत सही इन्होंने बात की है, जो बल्कि हमारे देश के अंदर इसका एक बहुत अच्छा संस्थान है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसको BIS बोलते हैं, और दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। उन लोगों ने किस तरह का भंडारण करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स निकाले हुए हैं। जी जी। और उन स्टैंडर्ड्स की अगर किसान भाई लेना चाहते हैं प्रति, तो आजकल इंटरनेट के ऊपर भी उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है सारी चीज़ें। और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, उसको भंडारण को बनाने वाले हैं, उनको के ऊपर उनको उसका पालन भी करना सरकार निश्चित करती है कि वो उसका पालन करें। जी बिल्कुल। भगवान दास जी, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा कि दुगनी आमदन की जाए, मगर दुगनी आमदन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से तो नहीं होगी, और भी साधन हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब जिस तरह डाइवर्सिफिकेशन की बात कही है, तो फार्मर्स ने भंडार भी भर दिए, तो अब डाइवर्सिफिकेशन पर चल के आप फलों की और सब्जियों की जो पैदावार है वो अनाज से भी ज़्यादा है, मगर उसके लिए कोई भी भंडार का इंतज़ाम नहीं। और पिछली दफ़ा जो प्याज़ों का हाल हुआ, आलूओं का हाल हुआ, मटरों का हाल हुआ, उससे किसान निहायत परेशान है। फिर डाइवर्सिफिकेशन में बासमती आती है। अब बासमती किसान जो है वो मजबूर हो जाता है कि उसको 12 ही नहीं खाती, कि 2000 से कम भी उसको बेचनी पड़ती है अगर वो स्टोर कर सके और उसकी क्वालिटी भी बेटर हो जाए, तो उसको उसकी प्राइस भी ज़्यादा मिल सकती है। तो जो पानी का हमारे ज़मीन के नीचे प्रॉब्लम है,
तो वो भी कुछ हद तक हल हो सकता है, मगर उसके भंडारण का और उसके कंजर्वेशन का इंतजाम, बाकी कृषि जिन्स हैं उनके भंडारण के लिए, इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए सरकार द्वारा क्या कोशिशें की जा रही हैं? एक्चुअली अनाज को सुरक्षित रखने के लिए तो मैं ये कहूँगा कि सरकारी स्तर पर काफ़ी साधन पर्याप्त हैं, परंतु जो अभी हमारे देश में समस्या है सब्जियों और फलों के लिए, अभी भी हमारे पास सही भंडारण की व्यवस्था में कमी है। उसमें कुछ जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह या कुछ इस तरह की गठजोड़ होना चाहिए ताकि हम किसानों को उनके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था कर सकें। इसमें भी अभी मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है हमारा भारत सरकार का, उनके पास में अभी नए प्रोग्राम्स कुछ उन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर किसानों को ये जो सब्जियां और फल है, ये बात सही है कि अभी तक इसके ऊपर में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन इनका भंडारण करने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि यदि कोई किसान एक अपना भंडारण बनाना चाहता है उसका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी सहूलियत अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से यानी कि किसान अपने स्तर पर भी एकजुट होकर के इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब तक एकजुट नहीं बनेंगे, इकट्ठा आकर के एकजुट नहीं बनेंगे, तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं भगवान दास जी ने जो एक बात किसानों को मुद्दा उठाया है और सर ने भी कहा है, पुरी साहब ने भी, मैं आपको बताता हूँ कि एक नाबार्ड जो गांवों के स्तर के ऊपर काम करती है बैंक, वो सीधा सीधा तो लोन नहीं देती है, पर कुछ पायलट लेवल के प्रयोग चलाती है। तो हिसार जिले के अंदर इन लोगों ने एक पायलट लेवल का प्रयोग किया, जिसके अंदर कुछ गांवों के अंदर से फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाए गए। ठीक है जी। फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप का, जो इन्होंने भी कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका एक रूप है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप कि आप मान लीजिए सब्जियों के भंडारण में आना चाहते हैं, गेहूं के भंडारण में आना चाहते हैं, धान के भंडारण में आना चाहते हैं, या सभी चीज़ों के भंडारण में आना चाहते हैं, तो कैसे काम करें। तो जब फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है तो फार्मर, कई गाँवों के इकट्ठे हो गए फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, FPO। और जब वो FPO बन जाती है तो वो FPO कंपनी रजिस्टर एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन सकती है। तो आप एक संगठन हो गया, आप संगठन हो गए और आपने उसमें अपना पैसा लगा रखा है। मान लीजिए आप 1000 रुपये देकर 1000 फार्मर इकट्ठे हो गए, तो आपके पास काम करने की कैपेसिटी हो गई 10 लाख की। तो 10 लाख की कैपेसिटी हो गई, तो उसके मैचिंग ग्रांट के ऊपर स्मॉल फार्मर कंसोर्शियम है, वो मैचिंग ग्रांट देता है सेलेक्ट केस के ऊपर देखकर, आपके प्रोजेक्ट की प्लान को देख के, या बैंक उसके ऊपर बीच में आकर। तो आप उसमें जागरूक कृषि इंजीनियर्स को या कृषि विशेषज्ञों को, वो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है नई नई टेक्नोलॉजी के लिए, उनको रिक्रूट कर सकती है। आप में से ही किसान भाई उस ग्रुप के अंदर, 1000 किसानों के ग्रुप में खुद ही उसके डायरेक्टर बन सकते हैं। 4-5 डायरेक्टर हो गए, उस डायरेक्टर में से कुछ लोग आपके उसको ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए CEO बन सकते हैं, मान लीजिए कंपनी के। आज के टाइम कि केवल सरकार पर सिर्फ निर्भर न रहे, बल्कि बेहतर नतीजे तभी आएंगे जब किसान खुद एकजुट होंगे और इस दिशा में प्रयास करेंगे। बहरहाल दूसरे कार्यक्रम का समय होने के कारण अब बात संवाद का सिलसिला यहीं रोकना पड़ेगा। चूंकि सवाल हजारों करोड़ के अन्न को बचाने का है, इसलिए चर्चा की सार्थकता तभी होगी जब यहाँ बैठे और अपने टीवी सेट्स पर देख सुन रहे दर्शक और किसान इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करें। तो सभी मेहमानों और किसानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेती हूं। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर इसी समय करने किसी नए विषय पर वाद संवाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।